6 सितंबर 2018। इस दिन को कौन भूलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जजेस ने जहां एक तरफ यूनानिमसली सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इसका एब्रोगेशन किया, वहीं दूसरी तरफ भारत में जैसे एक न्यू रेवोल्यूशन देखने को मिला, स्पेशली फ्रॉम द यूथ पॉपुलेशन। सो हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 377 के पीछे की सारी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन स्पॉन्टेनियसली तो लिया होगा नहीं। सेक्शन 377, जिसे अननेचुरल ऑफेंसेस के नाम से भी जाना जाता था, दरअसल रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जैसे जैसे इम्पीरियलिज्म से कॉलोनियलिज्म की तरफ ब्रिटिशर्स ने अपने कदम बढ़ाए, तो वो अपनी बनाई गई पॉलिसीज़ भी हम पर इम्पोज करते गए। क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी में होमोसेक्सुअलिटी को ऑफेंस माना जाता था, तो उसी की तर्ज पर उन्होंने इस लॉ को भारत में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 2018 में जाकर इसे एब्रोगेट किया गया। वैसे तो स्टेट्स के नाम बदलने में हम खूब आगे रहते हैं, लेकिन जहां सीरियस इश्यूज को एड्रेस करने की बात आती है तो हम उसे ज़रूरी ही नहीं समझते। एनीवेज, चलिए क्विकली कुछ केसेस को देख लेते हैं जो रूट कॉज बने थे फॉर द एबॉलिशन ऑफ सेक्शन 377। पहला है नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2009। इस केस में एनसीटी ने वर्डिक्ट दी थी कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर दो लोग आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसे पनिशेबल मानना राइट टू लाइफ एंड प्रिवेसी का डायरेक्ट वायलेशन है। नास फाउंडेशन के इस एफर्ट के बाद एलजीबीटी को कुछ राहत तो मिली, बट इट वॉज टेम्पररी, क्योंकि दिसंबर 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोबारा इस सेक्शन को इसके मूल स्वरूप में ला दिया। दरअसल सोसाइटी की मेंटालिटी ही ऐसी है कि होमोसेक्सुअलिटी को अक्सर ऑफेंस और सोसाइटल प्रेशर से गुजरना पड़ता था। ब्रिटिशर्स जिन्होंने इस कानून को लागू किया, 1960 की डिकेड में ही उन्होंने इससे छुटकारा पा लिया। बहरहाल फिर बारी आती है जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में भी कुछ हल्के फुल्के कॉन्शियसनेस देखने को मिले थे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, बट अभी भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप देखने को बाकी था। फिर बारी आती है 2018 की, जहां नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे भारत में जैसे एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी। क्या आपको पता है कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने के बाद इसके इम्पैक्ट्स कैसे रहे हैं सोसाइटी पर? चलिए देखते हैं। इस डिसीजन के बाद एलजीबीटीज़ को हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेस करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है, और जो हरासमेंट उन्हें पुलिस के द्वारा मिल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से। सेकेंड, एलजीबीटी कम्युनिटी अब खुल के अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के साथ सामने आ रही है। तीसरा, दे आर वन स्टेप क्लोजर टू लिविंग विथ डिग्निटी। जहाँ तक होमोसेक्सुअलिटी का सवाल है, तो इसे वैध बनाने के विचार से असहमति रखने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि ये समाज के एथिकल वैल्यूज़ के खिलाफ है। हालांकि इसके पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि एथिक्स सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का आधार कभी बन ही नहीं सकता। कंक्लूजन में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही देखा जाना चाहिए, और ये प्रिंसिपल्स एलजीबीटी कम्युनिटी को भी एक आम भारतीय नागरिक को प्राप्त सभी अधिकार दिए जाने पर ही जोर करते हैं।